नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत स्वागत है और आप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इस लाइव सेशन में अब हम चर्चा करेंगे कि जिस तरह से के राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की गई है, वो अब सांसद के सदस्य नहीं है। कुछ ही दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कि उनका बयान आया था इस तरीके से, जो कि मैं शायद ही सांसद हूं। तो उसके बाद अब लोग कह रहे हैं कि ठीक है, अब राहुल गांधी संसद के सदस्य नहीं है। लेकिन जब वो सांसद से बाहर हो गए, इसके बाद लगातार इस तरीके के सवाल आ रहे हैं सामने की इसमें कुछ ऐसे चेहरे हैं जो मुस्कुरा रहे हैं, जैसे तेजस्वी यादव हो गए। और यहाँ पे बात की जा रही है बिहार की, वहां पे कहा जा रहा है कि अब कई ऐसे चेहरे हैं जो कि खिलाने लगे हैं कि अब राहुल गांधी जहाँ पे दूसरे प्रधानमंत्री के चेहरे देखे जा रहे थे, अब ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हैं एज ए पीएम, क्योंकि अब वो अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। इन्हीं विषयों पे बात करेंगे। कल अखिलेश यादव ने भी अपना वार्तालाप किया, तो उन्होंने भी ऐसा कह दिया कि अब राहुल गांधी को क्षेत्रीय छत्रपों को, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनको ज्यादा वजूद देना चाहिए, न कि राहुल गांधी ये पूरा ग्रैब करके जो बैठे हुए हैं, यानी विपक्ष को समय देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऐसी बात आ रही है कि अब राहुल गांधी कहीं तीसरे चौथे नंबर पे तो नहीं हो गए हैं, दूसरे तीसरे नंबर पर ममता बनर्जी या फिर राहुल अखिलेश यादव या फिर ऐसे व्यक्ति तो नहीं आ रहे हैं। इसी विषय पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए ऑथर, पॉलिटिकल एनालिस्ट शांतनु गुप्ता जी हैं। सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत स्वागत है। नमस्कार सत्यम, नमस्ते। सर, पहला प्रश्न तो आपसे यही पूछूंगा कि क्या राहुल गांधी तीसरे चौथे स्थान पे आ गए हैं? क्या नीतीश कुमार कल से ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जो ये विपक्ष की एकजुटता की बात थी, कैसे ही कृत्रिम थी, आर्टिफिशियल थी, बनावटी थी। और इसके कुछ भेद तो पहले ही दिखते थे। इसमें हमारी पहली चर्चा में हुआ था बात की रुमाल फेंकने की जल्दी थी कि कौन रुमाल फेंकेगा, किसके अंडर में ये कोalition बनेगा, जब भी बनेगा मोदी के अगेंस्ट, राइट। तो उसमें ममता बनर्जी या फिर टीआरएस, जिसका नाम अब बीआरएस हो चुका है, वो तो पहले ही रुमाल फेंक चुके थे और वो राहुल गांधी के आधिपत्य, कांग्रेस के आधिपत्य को पहले ही नकार चुके थे। अब जो पुराने उनके चेले जो मान सकता हूँ, जिसमें अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे जो बिल्कुल थोड़ा सा सबड्यूड होकर रहते थे, वो भी मुखर हो गए। अब उनका जब इसकी आदमी खुद की ब्रांड नहीं है, ये तो खुद ही सांसद नहीं रहा, बल्कि शायद खुद के अगले 7-8 साल चुनाव न लड़ पाए, तो अब वो भी मुखर हो गए। तो जो एकजुटता पहले से ही एक आर्टिफिशियल थी, अब जैसे ही राहुल गांधी डाउन हुए, तो वो ऊपर और उभर के आ गई है। तो उसमें कुछ नई बात नहीं है मेरे ख्याल जी सर, इसमें कल अखिलेश यादव का बयान आया है। आप यूपी की राजनीति को अच्छे से समझते हैं, इसलिए हम इस पे चर्चा करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि राहुल गांधी को कहीं न कहीं क्षेत्रीय दलों को ज्यादा वजूद देना चाहिए। उनके कहने का मतलब साफ था कि यूपी में सेकंड पे राहुल गांधी नहीं, बल्कि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव खुद को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? राहुल गांधी की सदस्यता जाने से क्या 2024 में खासकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बड़ा नुकसान होगा? देखिए, जितने भी दल जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, इनके लिए देश चलाना, देश के लिए पॉलिसी देना, या फिर नरेंद्र मोदी अगर ये कर रहे हैं तो उसके ऑल्टरनेटिव देना, ये उनका ऑप्शन नहीं है। उनका ऑप्शन है सत्ता, कि मुझे कितनी सीट होंगी। तो अखिलेश यादव हिंट कर रहे हैं कि अगर आपको मुझसे कोलेशन करना है, तो आपको मैं सीट नहीं दूंगा कांग्रेस को। अगर आपको, तो इनके दिल में केवल वो बंदर बांट है। तो जैसे ही वो राहुल गांधी डाउन दिख रहे हैं, तो ये कह रहे हैं अगर मेरे साथ आपको करना है, मैं इस प्रदेश की बड़ी पार्टी हूँ, भाजपा को मैं ही टक्कर दे सकता हूँ, अगर आना है तो मेरे साथ आओ, मैं आपको 1-2 सीट भीख में दे दूंगा, रायबरेली अमेठी की तो ठीक है, नहीं तो और कुछ नहीं है। उसका वो दबे शब्दों में हिंट दे रहे हैं कि मैं ही बड़ा पार्टनर हूँ। ऐसे ही तेजस्वी कहेंगे कि बिहार में मैं बड़ा पार्टनर हूँ, ऐसे ही ममता कहेंगी, ऐसे ही आंध्र प्रदेश में छोटी पार्टियां कहेंगी कि बड़ा पार्टनर अगर हमें मानो, तब हम आपको अपने स्टेट में घुसने देंगे, नहीं तो फिर कोई कोalition की बात नहीं हो पाएगी। तो जैसे ही राहुल गांधी डाउन दिख रहे हैं, ये लोगों ने हिंट अपने अपने स्वर मुखर कर दिए। राहुल गांधी सत्याग्रह शुरू कर दिए हैं कि अब सत्याग्रह होगा, लोकतंत्र पे बड़ा प्रहार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। हम्म। उन्हें संसद से बाहर कर दिया गया। इसमें उनके सांसद से, सदन से बाहर होना, इसमें हम्म। बीजेपी की भूमिका आप क्या देखते हैं सर? क्या इसमें बीजेपी की कोई भूमिका है भी, या फिर जानबूझ के बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी जानबूझ के राहुल गांधी से डर गई है, राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है। खड़गे नए अध्यक्ष बन गए हैं, गांधीवादी परिवार की जो विचारधारा थी, वो भी जो एक टैग लगता था, वो भी हट चुका है। इन सभी चीजों से डरकर अब राहुल गांधी को पे अटैक कर रही है बीजेपी, इसलिए ऐसा कर रही है। आपको इसमें कितनी सत्यता दिखती है? देखिए, राहुल गांधी रेकलेस, एक आउट ऑफ द लीग स्टेटमेंट देने के लिए जाने जाते हैं, जिसके लिए वो कोर्ट में, कोर्ट के बाहर, संसद में कई बार माफी भी मांग चुके हैं, और आपने इसको कवर भी किया होगा। राफेल के मामले में उन्होंने कोर्ट में माफी मांगी, चौकीदार चोर पे उन्होंने कोर्ट में माफी मांगी, ऑर्डिनेंस फाड़ा था जब अपनी सरकार थी, मनमोहन सिंह का ऑर्डिनेंस फाड़ा था, उसके लिए उन्होंने उन्होंने माफी मांगी। और उनके बहुत सारे स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि आरएसएस ने गांधी को मारा, उसके लिए उनके कोर्ट पे बेल पर है उस पर वो। तो
मेरे ख्याल से ये इस तरह की राजनीति है जो केजरीवाल भी प्ले करते हैं, राहुल भी प्ले करते हैं कि कुछ भी बोल के निकल जाओ, पूछेगा तो कोई है नहीं, और जब मैं बोलूंगा तो बहुत सारे लोग सुन लेंगे, तो क्या पता उसका मान लें। मतलब ऐसा है कि जैसे आप सत्यम सफेद कमीज पहन के निकले और मैं आप पे कीचड़ फेंकने लगा, और क्या कुछ तो चिपकेगी, थोड़ी भी चिपक जाए तो क्या जा रहा है, मेरे पास तो वैसे ही कुछ नहीं है, मैं तो नंगा आदमी, मेरे पास तो कुछ नहीं है, 40 सीट लेके बैठा हूँ, कुछ भी कीचड़ अगर मैं मार दूं नरेंद्र मोदी पे तो वो चिपक जाए तो शायद मेरा बेनिफिट है। केजरीवाल आपको पता होगा 2 बार माफी मांग चुके हैं कोर्ट में फॉर्मली, एक बार अरुण जेटली से, एक बार नितिन गडकरी से। तो यार अभी क्या होता है, जो माफी होती है उतनी मीडिया में नहीं चलती है, उतनी खबर नहीं बनती है उस पर, और जो ओरिजिनल बात होती है ना, उठा के देखिए मेरे पास कागज है, ये भ्रष्ट है, वो भ्रष्ट है, ये झूठा है, सारे मोदी चोर है, ये ज्यादा चिपक जाती है लोगों पे, इनका ऐसा मानना है। लेकिन अभी इतना सारा मीडिया है, इतना यूट्यूब चैनल है, इतने सारे लोग हैं, उसके बीच में मेरे ख्याल से झूठ का सरवाइव करना मुश्किल है। तो राहुल गांधी जो सत्याग्रह कर रहे हैं, उसका पता है मतलब क्या है? उसका मतलब है कि मुझे झूठ बोलने दो। जो कह रहे हैं डेमोक्रेसी का हनन हो गया, डेमोक्रेसी का हनन नहीं हुआ। मेरे जो झूठ बोलने की जो टेंडेंसी थी उससे मैं बच के निकल जाता था। एक बार उन्होंने और बड़ा झूठ बोला था, भाजपा उसको पकड़ नहीं पाई। इन्होंने इसी समय जब कर्नाटका का चुनाव आने वाला था तो मंच से बोला कि भाजपा ने SC/ST एक्ट हटा दिया। उसी समय कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा डाइल्यूट करने की कोशिश करी थी, बल्कि नरेंद्र मोदी सरकार ने उसको फिर वापस ले आया, लेकिन उन्होंने मन से बोला कि भाजपा ने SC/ST एक्ट हटा दिया। आप समझ रहे कितना भड़काऊ भाषण हो सकता है ये? अगर मैं मन से बोलूं भाजपा ने, और बहुत सारे लोग टीवी नहीं देखते, उनको लगा क्या पता वो सच मान ले, क्योंकि राहुल गांधी की जब प्रेस होती है, रैली होती है, तो चलती है टीवी पे, तो वो माने जाते हैं इसके लिए। और मेरे ख्याल से राहुल गांधी के लिए अच्छा भी है। राहुल गांधी पे बताइए सत्यम, कौन बात कर रहा था आज से 5 दिन पहले? राहुल गांधी बात कौन कर रहा था? तो भाजपा ने एक तरह से मौका दे दिया उनको कि उन पे बात हो रही है, और ना तो वो पार्लियामेंट में आते थे। अगर आप उनकी पार्लियामेंट में अटेंडेंस देख लीजिए, 17वीं पार्लियामेंट है, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 3 बार वो सांसद रहे। पहली में उनकी अटेंडेंस पूरी पार्लियामेंट में 42%, दूसरी में 52%, अभी भी 52% चल रही है वो, मतलब 50% अटेंडेंस आते हैं। अगर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते तो उनको एग्जाम देने नहीं मिलता, यहाँ 75% अटेंडेंस के एग्जाम नहीं दे पाते वो, तो वैसे ही पार्लियामेंट का इस्तेमाल नहीं करते, तो पार्लियामेंट से बाहर होकर उनको कुछ बुरा भी नहीं लगेगा, और उनकी रेलेवेंस भी ज्यादा बढ़ गई है, उनको ज्यादा विक्टिम कार्ड तो खेल पाएंगे। तो मुझे लगता है इनको कुछ दिक्कत नहीं है, उनको ड्रामाबाजी करने का, सत्याग्रह ये वो करने का ज्यादा मौका मिल जाएगा। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि वो कई बार राफेल के मुद्दे पे भी माफी मांगे हैं, मीडिया पे लगातार इस तरह की चर्चा चलती भी है कि एक छोटी सी हेडलाइन क्यों ना आए, लेकिन आती है कि राहुल गांधी ने माफी मांगा। लेकिन सर वो कल कह रहे थे कि मैं गांधी हूँ, मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं माफी नहीं मांगूंगा, और मैं सत्याग्रह की लड़ाई लड़ूंगा, बीजेपी टारगेट कर रही है, और मैं जिस तरीके से आंदोलन किया हूँ इसमें एक ऐसी लहर है कि 2024 में नरेंद्र मोदी को इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो क्या आपको लगता है, आप राजनीति को अच्छे समझते हैं, क्या भारत जोड़ो यात्रा से भारतीय जनता पार्टी को ऐसा नुकसान हुआ है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ इस तरीके का षड्यंत्र रच सकती है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा होते होते ही जब हो रही थी, गुजरात का चुनाव बुरी तरह हार गए, ठीक है। उसके थोड़े बाद नॉर्थ ईस्ट में इलेक्शन हुए, वहां पे वो बुरी तरह हार गए। तो भारत छोड़ो इलेक्शन एक तरह की पिकनिक थी, उनकी खुद के लिए यात्रा हो सकती है, उनकी खुद की शायद भारत के लिए समझ थोड़ी सी बढ़ गई हो उस पिकनिक से, बाकी उससे भारत की राजनीति में, भारत के सामाजिक परिवेश में कुछ भी फर्क आया वैसा नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने कहा सावरकर से, मैं राहुल गांधी से एक छोटा सा मेरा एक विनम्र निवेदन है कि सावरकर का नाम लेने से पहले पढ़ लें सावरकर कौन थे। मैं बिल्कुल आपके चैनल पे बेबाकी से कहूंगा, वो उनके पैर की धूल के बराबर भी नहीं, हम में से कोई नहीं है जीवित व्यक्ति। सावरकर वो व्यक्ति है जिससे अंग्रेज डरते थे, इतने डरते थे कि डी का सिंबल लगा था कि डेंजरस क्रिमिनल है। पॉलिटिकल क्रिमिनल को बहुत सादी सजा दी जाती है। पॉलिटिकल क्रिमिनल को उनको 2 बार, मतलब डबल टू डबल, बैक टू बैक, 25 साल का एक बार, 25 साल का एक बार, 50 साल का उनको आजीवन काला पानी था। एक बार राहुल गांधी काला पानी में जाएं, 1 कप पानी के साथ पूरा दिन बिताएं, पूरे दिन 5 दिन खड़े रहें बेड़ियों में खड़े होके, पूरे दिन कोल्हू की बैल के तरह तेल निकाले, तब पता लगेगा सावरकर क्या है। दीवारों पे कविताएं लिखते थे सावरकर, और याद करवाते थे उन कैदियों को जो बाहर जा रहे हैं, जिससे वो बाहर जाके कविताएं लिख पाए, वो थे सावरकर। और ये व्यक्ति कह रहा है सावरकर, मैं सावरकर नहीं हूं। एक गांधी नाम चुरा लेने से आप गांधी भी नहीं हो जाते। गांधी भी नाम उनका बोरोड है, किसी को मालूम ही नहीं वो गांधी हो कैसे गए, कब कब गांधी हो गए। उसे वो कह सावरकर पर टिप्पणी कर रहे हैं। बल्कि मैं कहता हूं वो महाराष्ट्र में जाके बोले। महाराष्ट्र में मैं पक्का बता रहा हूँ, कांग्रेसियों के घर में सावरकर की फोटो लगी होगी। मैं महाराष्ट्र बहुत जाता हूँ। सावरकर महाराष्ट्र के हर व्यक्ति के लिए आइडियल है। उनके घर में, नॉर्मल व्यक्ति घर में फोटो लगी होती है सावरकर की, वो राजनीतिक व्यक्ति हो ना हो, वो जाके बोले एक बार जरा, वहां कहीं कहीं भी वो चले जाए, अहमदनगर चले जाए, नासिक चले जाए, नागपुर चले जाए,
और बोले जरा पब्लिकली एक बार के सावरकर के बारे में कुछ भी बोल के देख ले, उनके कांग्रेसी उनको मन से नीचे उठा देंगे, एनसीपी वाले मन से नीचे उठा देंगे। शिवसेना तो उनके ऑफिस में, अब जो पुरानी शिवसेना है, जो जो टूटी हुई उद्धव फैक्शन, उनके उनके बुत लगा हुआ है उनके ऑफिस में सावरकर का। तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। उनको लगता है कि मीडिया की थोड़ी ये जारगंदरी है, उनके आसपास पता नहीं कौन लोग बैठे हैं, मुझे लगता है वही उनको डुबाना चाहते हैं। उनके आसपास के लोग थोड़ा उकसा के नहीं कहते हैं अरे चल लड़ ले लड़ ले लड़ ले, उस तरह के लोग आसपास बैठे हैं कि वो राहुल गांधी को डुबा देंगे सावरकर के खिलाफ बोल के, इतने बड़े देशभक्त के खिलाफ बोल के कि भाई सारे मोदी चोर हैं ये बोल के, या फिर चौकीदार चोर है बोल के। वो अपनी राजनीति नहीं कर पाएंगे, उनको राजनीति अपनी और सॉलिड, अपनी ठोस करनी पड़ेगी। पार्लियामेंट तो पहुंचे कम से कम। जैसे मैंने बताया, उनके घर से सत्यम अगर चल के जाए तो 20 मिनट नहीं लगेंगे, साइकिल से 10 मिनट लगेंगे, गाड़ी से 4 मिनट लगेंगे। 50% अटेंडेंस है उनकी, समझ सकते हैं आप। मतलब पार्लियामेंट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं पार्लियामेंट में। आप पार्लियामेंट में डिबेट कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप प्राइवेट मेंबर बिल कर सकते हैं, आप उसको यूज करिए ना। आप कह रहे हैं विदेश में जाके मेरा माइक बंद कर दिया था, कब माइक बंद हो गया आपका? आप माइक आएंगे, आप घर बैठे रहेंगे तो ना माइक आपको मिल जाएगा, जूम पे नहीं चलेगी ना पार्लियामेंट। तो ये उनकी समस्याएं हैं। उनके आसपास के लोग उनको उकसा के कहीं कहीं यहाँ बैठाए थे। आप सत्याग्रह क्यों करा था महात्मा गांधी ने? अपने लिए किया था कि मुझे रेस्ट्रिकेट कर दिया? देश के लिए किया था। वो अपने लिए कर रहे हैं कि कोर्ट ने मुझे ऑर्डर क्यों दे दिया, मैं सत्याग्रह करूंगा गांधी जी की समाधि के सामने बैठ के। तो ये ड्रामा जनता अब समझ रही है। अब इस ड्रामे से, अब इस ड्रामे वाली राजनीति मेरे ख्याल से भारत में नहीं हो पाएगी। सर अगर ये थोड़ा सा आप क्लेरिफाई कर पाए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे समझ रहे हैं कि ऐसी खबरें आती है ना कि बीजेपी ने राहुल गांधी के साथ ऐसा कर दिया, बीजेपी ने राहुल गांधी को संसद से बाहर कर दिया। तो राहुल गांधी दरअसल बाहर हुए क्यों हैं, जी और कोर्ट का क्या वर्डिक्ट है, कोर्ट के कारण हुए हैं? थोड़ा सा अगर इस घटना को आप एक्सप्लेन कर दे तो दर्शक हमारे समझ जाएंगे कि बीजेपी की इसमें भूमिका क्या है। जी, देखिए जो भारत का लॉ है उसमें, और अच्छा लॉ है, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये एमएलए पे भी लागू होता है, हाँ? को पहले मेंबर पार्लियामेंट की बात, कोई भी अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को किसी भी कोर्ट से 2 साल से ज्यादा, 2 साल या 2 साल से ज्यादा का कन्विक्ट होता है, वो चाहे उसमें उसको बेल भी मिल जाए, जब तक उसका कन्विक्शन सस्पेंड नहीं हो जाता उसे पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए, ऐसा लॉ है। तो उनको एक केस में, वो केस भी बताता हूं मैं क्या है, उनको एक केस में गुजरात की एक कोर्ट से 2 साल का कन्विक्शन हुआ। उस कन्विक्शन के लिए पार्लियामेंट ने, नरेंद्र मोदी ने नहीं, पार्लियामेंट ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी, क्योंकि ये रूल है। इसलिए नहीं कि उनके लिए कोई स्पेशल रूल चला। उनको 2 साल का कन्विक्शन हुआ, 2 साल या 2 साल के कन्विक्शन के ऊपर आपकी पार्लियामेंट की सदस्यता रद्द हो जाती है। और पिछले 6-7 साल में ऐसे कईयों की रद्द हुई है। अभी एक का केस भी चल रहा है, लक्षद्वीप के एमपीओ का केस चल रहा है। आजम खां का नाम सुना है आपने? आजम खां की रद्द हुई, आजम खान, उसका अब्दुल्ला चुनाव भी हो आजम, गया, दोनों का हुआ। चुनाव भी हो गया, उसके बेटे का भी चुनाव भी हो गया, दूसरे लोग भी चुन के आ गए। वो एक जगह भाजपा का आ गया, एक बार उनकी पार्टी का आ गया, दोनों भाजपा के जीत गए। तो दोनों भाजपा के। हाँ, एमएलए पे भी, एमपी पे भी। तो सदस्यता रद्द करना वो तो एक सिस्टम है कि जब भी आपको 2 साल से ज्यादा का, आपकी जनता को बता रहा हूं मैं, 2 साल से ज्यादा की आपको सजा कोई भी कोर्ट सुना देता है, अगर आपको कन्विक्शन हो जाता है अगर, और आप उस कन्विक्शन को सस्पेंड नहीं करवा सकते, बेल नहीं, उस कन्विक्शन को सस्पेंड अगर हायर कोर्ट में नहीं करवा पाते हैं तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाती है, बल्कि आप अगले कई साल भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसमें एक आपको मजे की बात बताता हूं। अगर आपको लगता है कि मैं बेकसूर हूं, मतलब राहुल गांधी को लगता है, तो उनके पास इंस्ट्रूमेंट बचा है, अभी वो सेशन कोर्ट में जा सकते हैं, उसके हायर कोर्ट में जा सकते हैं। वो नहीं कर रहे हैं, वो ड्रामेबाजी कर रहे हैं। क्यों? उनको लग गया अगर सेशन कोर्ट ने भी कह दिया कि हाँ ये तो ठीक, अगर हायर कोर्ट ने, तो मैं ड्रामा कैसे करूंगा? अब तो मैं ड्रामा भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बड़ी कोर्ट ने भी कह दिया अब तो ये जो ड्रामेबाजी चल रही है ये भी नहीं हो पाएगी। तो मुझे लगता है, मेरा एक मानना है, पता नहीं क्या मैं गलत होता हूँ, क्या पता वो रेमेडी भी यूज ना करें, जो लीगल रेमेडी अवेलेबल है उनके पास, उसको यूज ना करें, या करें तो बिल्कुल आखिरी के 5 दिन में करें। ये जो 1 महीना बचा है, और ये जो अभी जो कल हुआ है, उससे लेकर 1 महीने का जो 20 दिन है, ये ड्रामेबाजी में इस्तेमाल करें, जिससे मैं थोड़ा हाय हल्ला कर पाऊं, जिससे मैं मीडिया में बना रहूं। तो मुझे लगता है कि वो इस रेमेडी को भी बहुत लेट यूज करेंगे, या फिर शायद यूज करे भी ना और सस्पेंड ही रहें, और कहें कि देखिए मेरे को तो सस्पेंड कर दिया, और इसी में डेमोक्रेसी का गला घोट दिया। इसलिए ये भी हो सकता है उनकी चाल। देखिए जो भी दर्शक इस समय देख रहे हैं वो समझ सकते हैं कि इसमें बीजेपी की भूमिका क्या है, क्योंकि जब तक सत्य के तक आदमी नहीं जाता है तो हवाबाजी में ऐसा ही लगता है कि बीजेपी ऐसा कर रही होगी, वैसा कर रही होगी। दरअसल ये नियम है जिस नियम के तहत राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हुई है। सर राहुल गांधी से एक पत्रकार ने सवाल पूछा था कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप ओबीसी के खिलाफ है, तो वो भड़क गए, बोले कि हवा निकल गई तुम्हारी, तुम पट्टा लगा के चलो बीजेपी के, जबकि वो 10-11 साल से उनकी बेटी है, वो कांग्रेस ही कवर कर रहे हैं। तो पत्रकारों के प्रति इस तरीके की बात कहना कि अगर उनसे कोई सवाल पूछ ले
और इस तरीके की सर बातें आ भी रही, जिस तरीके से वो मोदी मोदी चोर का नाम लिए हैं। तमाम लोगों ने ट्वीट भी किया है कि ये ओबीसीओ का अपमान है, ओबीसी जाति के लोगों का अपमान है। तो इस सवाल पे वो बीजेपी का टैग दे देते हैं, इस पे आपका क्या कहना है? क्या वो ओबीसी जाति का सम्मान जो है वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अगर उनसे कोई ऐसा कड़वा सवाल पूछेगा तो ये कह के खुद को बचाना चाहते हैं? आपको क्या लगता है? देखिए सत्यम, आपके पिछले सवाल में मैं ये नहीं बता पाया कि उनका केस क्या हुआ था जिसपे वो कन्विक्शन हुआ, तो इस सवाल में वो भी बता देता हूँ। उन्होंने एक भाषण में कहा, नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी, ऐसा बोला, ये सारे मोदी चोर होते हैं क्या, और ढूंढेंगे तो पता नहीं कितने मोदी चोर निकलेंगे। ये उन्होंने मंच से कहा, बड़े मंच में, जिसमें बहुत सारे लोग सुन रहे थे। एक मोदी एमएलए कोर्ट में चला गया, भाई ये तो, और किसी को भी कहूं, अगर मैं अभी बोल दूं सारे तिवारी चोर हैं, सारे मुस्लिम चोर हैं, सारे फला चोर हैं, मुझ पे भी केस होगा। ये तो बड़ी आम सी बात है भाई। आपको अगर गाली देनी है, नरेंद्र मोदी को गाली दो, आपको नीरव मोदी, ललित मोदी बोलना, उसका केस बोलो, लेकिन ये क्या तरीका, सारे मोदी चोर होते हैं क्या? अब गांधी इस समय बेल पर है नेशनल हेराल्ड केस में, कोई कहे सारे गांधी चोर हैं, ये कोई बात हुई? तो उन्होंने कहा तो उस पर केस होना ही होना है, ये बड़ी नॉर्मल सी बात है। ये तो किसी भी स्टैंडर्ड से आप इतना बड़ा जाति सूचक शब्द यूज कर रहे हैं कि सारे मोदी चोर हैं, कितने जितने लाखों हजारों मोदी, आप सबके अगेंस्ट में बोल दिया, तो इसीलिए कोर्ट में उनको कन्विक्ट किया। मतलब देखिए, ये तो सबको ही पता है कि गांधी परिवार अपने आप को हाई पेडिग्री मानता है कि भाई हम तो राजा राजा हैं, हमारे तो परदादा राजा हुए थे, हम नेहरू के परिवार के हैं, हम इंदिरा गांधी के परिवार के हैं, हम राजीव गांधी के परिवार के हैं, हमें अलग ट्रीट करा जाना चाहिए। हम संसद में जाए ना जाए उससे क्या फर्क पड़ता है, हम तो राजा ही हैं। हमें क्यों अभी, अब आपको कहीं से, आपने बोला कि खड़गे जी प्रेसिडेंट, आपको कहीं से लगते हैं खड़गे जी प्रेसिडेंट? कभी आपने कोई चर्चा करी उनकी, डिबेट करी? आप तो चैनल चलाते हैं, आपने कितनी बताई है जब से खड़गे जी बने, कितनी डिबेट कर ली? क्योंकि कुछ मुद्दा ही नहीं उनके अराउंड, कुछ है ही नहीं। बस बना दिया है कि चलो भाई अब गांधी नहीं है तो खड़गे बना, तो खड़गे कौन है किसी को पता भी नहीं है। आम सड़क पे मैं बताता हूँ, एक कार्यक्रम करिए, पूछिए कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन है, 50 लोगों से पूछिए, एक आदमी नहीं बता पाएगा खड़गे, तो क्योंकि है ही नहीं, वो तो रबर स्टैंप है। तो उनको जो माना हुआ था कि हम तो हम ही बड़े हैं, हम ही बड़े हैं, हम ही बड़े हैं, तो ये पेडिग्री उनकी है, तो हर छोटे आदमी को ऐसा लेना, अरे ओबीसी ये कौन है, मोदी कौन होते हैं, ये तो तेली लोग हैं, हम है राजा। तो ये जो उनकी भावना है, जो रेकलेस भावना है, उसको जब कोर्ट में चैलेंज हो गया, उनको लगता है मैं तो कुछ भी बोल के निकल सकता हूँ। मैं बोल दूं SC ST एक्ट हटा दिया मोदी ने, कोई कुछ नहीं करेगा। मैं राफेल पे बोल दूं, कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन कोर्ट ने माफी मंगवाई। तो अब ये मेरे ख्याल से संसद ने बिल्कुल ठीक करा, या जो वो एमएलए गए उन्होंने बिल्कुल ठीक करा। जनता को चिताया, तो आपको राजनीति करनी करिए, आप नरेंद्र मोदी को जिस मंच पे जाके बोलिए बोलिए, आप कोर्ट का इस्तेमाल करिए, आप भी कोर्ट में जाइए, आप PIL फाइल करिए, इनके पास तो बैटरी ऑफ लॉयर्स है। कांग्रेस की तो आधी राजनीति लॉयर से चलती है, उनका कौन व्यक्ति, हर चौथा आदमी तो उनकी पार्टी में लॉयर है। आप भेजिए ना लॉयर्स को कोर्ट में भेजिए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उनके अलग उनके उनके विधायकों के खिलाफ, उनके सांसदों के खिलाफ, और करिए जो करना है। और जो जेल में जाता है भिजवाइए उसको जेल में। लेकिन आप पूरी मोदी समाज को, पूरे पूरे ओबीसी को गाली देते हैं मन से, तो कौन उसको झेलेगा? और उनको उस पर आपको कन्विक्शन होगा ही होगा। तो और जब किसी पत्रकार ने ये अनकंफर्टेबल सवाल पूछ लिया बिल्कुल। उनसे, तो वो चिढ़ गए। बल्कि बहुत अच्छा मौका था मेरे ख्याल से सत्यम उनके पास बताने का कि मैंने क्यों बोला, लेकिन क्योंकि उनको, उन्होंने बोला भी इसी मंशा से था, तो ये बहुत अच्छा, उनको क्लैरिफिकेशन देने का कितना अच्छा मौका था उनके पास। उनकी किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात को क्लैरिफाई नहीं करा कि मुझे जो कोर्ट से मिला है वो गलत है, सही है, क्या है मेरा। उनके वकील भी बोल रहे हैं कि उनसे गलती हुई है। आपने उनके वकील के इंटरव्यू सुने, अभिषेक मनु सिंघवी के, आप इंटरव्यू सुनिए। तो बोलते हैं माई काइंड डिफॉल्टेड, थोड़ी गलती हुई है। अभी थोड़ी गलती आप नहीं बताएंगे, वो कोर्ट बताएगा, लेकिन वो गलती मान चुके हैं। आप उनके 3-4 इंटरव्यू जो है उनके वकील ही मान चुके हैं, तो वो क्या जस्टिफाई करेंगे जब उनका वकील ही मान चुका है कि मुझसे गलती हुई है। अब गलती की सजा क्या होगी वो कोर्ट डिसाइड करेगा। उसकी उसकी सजा 2 साल निर्धारित है, उनको 2 साल सजा हुई, इससे कन्विक्ट हो गया। तो अब जब भी कोई सवाल पूछेगा, आप पूछेंगे आपको भाजपा का बना देंगे, मैं पूछूंगा मेरे को भाजपा का बना देंगे वो। तो जो भी उनसे सवाल पूछेगा ओबीसी वाला, अब वो उसको कभी जवाब नहीं देंगे और उसको कहेंगे आप तो भाजपा के हैं, बिल्ला लगा के आइए। मेरे ख्याल से कोई तरीका नहीं है, और इससे उनकी जो झुंझलाहट है वो और प्रखर रूप से, मुखर रूप से दिखती है। क्या किसी एक जाति विशेष और इस तरीके की बात की कहा जाना, और अगर इस पे उनके अंदर कुछ ऐसा आ रहा है भाव कि नहीं ये गलत बोला गया है, सभी अपने जाति और अपने धर्म के लिए सम्मान की बात करते हैं कि वो चाहते हैं कि उनके धर्म और उनके जाति का सम्मान हो, लेकिन अगर कोई बड़ा नेता इस तरह की बात करता है तो क्या लगता है कि जो एक ओबीसी वोट बैंक है 2024 में, इसमें भी बड़ा असर पड़ेगा? क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई कांग्रेस के वरिष्ठ तो हमें जाति सूचक शब्द से हमें तो चोर बता रहे हैं। आपको क्या लगता है? पहले भी उन्होंने कहा चौकीदार चोर है। अब इतने सारे जो चौकीदार हैं वो कहेंगे वो अपने आप को चोर है, तो वो मेरे ख्याल से रेकलेस है। उनको लगता है कि मतलब कौन उन्हें बना के दे देता है ये जिंगल या बोलने के, उनके सलाहकार कौन है। तभी मुझे लगता है कांग्रेस में कोई अंदर से भी है जो उनको ये बना बना के देता है कि आदमी डूबे, या वो अपने आप ही ये सब इनका इन्वेंशन करते हैं और तब बोलते हैं।
और उनमें एक राजा का भाव तो है, उनके उनके लाइफस्टाइल से दिखता है, जिस तरह से वो रहते हैं, बात करते हैं। आप कभी उनका सुनिएगा, हेमंत बिस्व शर्मा का इंटरव्यू सुनिएगा, किस तरह से वो बाहर गए, कि मतलब अपने कुत्ते को बिस्किट देने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे और इन लोगों को खाना पूछने में कम इंटरेस्टेड थे। तो मतलब उनकी बेइज्जती करना, बड़े बड़े नेताओं को 4-4 घंटे वेट कराना कांग्रेस के, उनसे मिलना ना समय, उनको चाय पानी तक नहीं पूछना, ये उनके घर पे जाने की आम बातें आप सुनते हैं, मीडिया में सुनते हैं, उनके उनके लोगों से सुनते हैं। तो जो हाई पेडिग्री की फीलिंग है, मैं तो राजा के घर से आता हूँ, वो है, और वही उनके भाषणों में भी दिखती है, और ये वोट बैंक में बिल्कुल दिखेगी। देखिए, नरेंद्र मोदी के आने से पिछले 9 साल में जाति की राजनीति काफी खत्म हो चुकी है। इस समय बेनिफिशियरी वाली राजनीति ज्यादा है, कि भाई मुझे सरकार से फायदा क्या है, क्या मेरा सम्मान बड़ा है, मतलब भारत का सम्मान बड़ा है, क्या मुझे स्कीम मिलती है, क्या मेरी सड़कें अच्छी हैं, क्या मेरे हवाई जहाज अच्छे हैं, क्या क्या मुझे राशन मिलता है, क्या मुझे गैस मिलती है, क्या मुझे लाइट मिलती है, क्या मुझे सिक्योरिटी मिलती है, उस पर चुनाव ज्यादा है, ना कि जाति पे। लेकिन जो मेरी जाति की एंटिटी है वो तो है ही, अगर मैं हिंदू हूं, मेरी आइडेंटिटी है, आपकी जो आइडेंटिटी है, सबकी आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी का फैक्टर तो आता है। तो जहां जितना आइडेंटिटी का फैक्टर बचा है, वहां पे जो थोड़ी बहुत राजनीति प्ले कर सकते थे राहुल गांधी, अब वो भी उनकी डूब जाएगी। तो मेरे ख्याल से 44 से 4 सीटों वाला उनका स्टेटमेंट है। 44 से 4 सीट आप कह दे रहे हैं, आपको भी कहा जाएगा कि ये बीजेपी का आदमी बोल रहा है। दरअसल ठीक है, इस पे अलग से बात करेंगे। सर, ये चीज एक इस समय बहुत चर्चा में है। जैसे 2024 का चुनाव है, तो उसमें कहा जा रहा था कि विपक्ष एकजुट होगा और एकजुट होकर मोदी को टक्कर देगा। कई रैलियां भी हुई, कई लोग मंच पे साथ भी आए, लेकिन फिर कहा गया कि सबसे ज्यादा सीट इस समय राहुल गांधी के पास है, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ही रोल प्ले करेंगे विपक्ष का। फिर उसके बाद कहा गया नहीं, नीतीश कुमार प्ले करेंगे, फिर कहा गया कि नहीं, ममता बनर्जी प्ले करेंगे। तो मतलब ऐसे कुछ संयोजना बैठा नहीं, तो फिर बाद में सब बिगड़ गया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार, अंदर से बात आ रही है कि नीतीश कुमार अब काफी खुश है कि जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हुई, वो अपने आप को एज ए पीएम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और इधर यूपी में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई सब कुछ ठीक है। तो क्या लग रहा है कि राहुल गांधी के इससे 2024 में कांग्रेस पार्टी को नुकसान अगर होता है, तो क्या ये जो क्षेत्रीय दल हैं ये बढ़ेंगे, और क्या ये मोदी को टक्कर देने में कितना सक्षम हो पाएंगे, विपक्ष कितना एकजुट हो पाएगा? देखिए, जैसा आपके पहले सवाल में बात करी मैंने, पिछले 9 साल से जो नरेंद्र मोदी का काम रहा है, उसको काउंटर करने के लिए या तो आपको कुछ बहुत ही बड़ी समीकरण बनानी पड़ेगी, है? और अपने काम से तो आप काउंटर इसलिए नहीं कर सकते, किसी ने काम करा ही नहीं है, 9 साल से कोई सरकार में नहीं है। कोई स्टेट में रहा है तो उसके पास स्टेट इतना छोटा, मान लिया ममता बनर्जी, उनके पास सारी मिला के 40 सीट है। वो सारी 40 की 40 भी जीते तो 40 ही तो सीट है उनके पास, लेकिन 40 भी वो नहीं जीत पाएंगे। पिछली बार वो 18 तो भाजपा से हार गई थी। तो इसलिए ये तो मानना पड़ेगा कि सबसे ले दे के कितने भी मरी, तो सबसे बड़ी पार्टी शायद कांग्रेस ही रहे, लेकिन वो सबसे बड़े होने के बाद भी 4, 10, 15, 20 वाली रहेंगी। तो जब तक विपक्ष बिल्कुल जोर से एकजुट ना हो जाए, एक जोर से एकजुट मतलब कि मान लिया, जो जो एक बार फॉर्मुलेशन कई बार प्रशांत किशोर बोलते हैं कि बिहार में सब मिल जाए और लीड ले तेजस्वी, यूपी में सब मिल जाए लीड ले अखिलेश। लीड ले मतलब वही डिसाइड करेंगे कि कितनी सीट किसको मिलेंगी, कहां मिलेंगी, और सब एक साथ। बंगाल में सब मिल जाए लीड ले ममता, इस तरह का अगर आ जाए, टीआरएस लीड ले तेलंगाना में, बाकी सब मिल जाए, सब छोड़ दें सीट, या फिर एक आध सीट ले ले। और ये नहीं लेंगे, इतना ईगो है इन सबका इतना बड़ा बड़ा, ये सीट छोड़ेंगे नहीं। और इतने से उनके लिए पॉलिटिकली काउंटर प्रोडक्टिव भी है, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस अपोजिशन पार्टी है। वहां की लोकल यूनिट क्यों चाहेगी मैं अपना अस्तित्व गिरा दूं? महाराष्ट्र में लोकल यूनिट क्यों चाहेगी मैं अपना अस्तित्व गिरा दूं? यूपी में लोकल यूनिट क्यों चाहेगी मैं अपना अस्तित्व गिरा दूं? और एक बार अगर आप अखिलेश के अंडर में आ गए, तो आपकी तो राजनीति खत्म कांग्रेस की। वहां पे बंगाल में खत्म आपकी राजनीति, तेलंगाना में खत्म आपकी राजनीति, आपकी खत्म आंध्रा में राजनीति। तो ये जो जो फॉर्मुलेशन है, ये पेपर में तो अच्छी लगती है कि जो आप क्षेत्रीय पार्टी को लीड देते हैं वहां पर, लेकिन आपकी राजनीति उस प्रदेश में खत्म हो जाएगी। तो आपकी प्रदेश की यूनिट कभी मानेगी नहीं, और इतना नहीं मानेगी, आप मुंह से मान भी जाए तो अंदर अंदर काटेगी आपको। तो ये सुनने में अच्छा लगता है, ये हो नहीं पाएगा इस तरह का ग्रैंड कोलेशन। और जैसे ही थोड़े राहुल गांधी नीचे होंगे, इस तरह के रुमाल फेंकने वाले फिर आ जाएंगे, जैसे आपने बोला अखिलेश और नीतीश कुमार, जिनकी महत्वाकांक्षाएं हैं छोटी छोटी। तो मुझे लगता नहीं कि ये जो काल्पनिक एक कोलेशन है, ये कभी भी स्ट्रांग रूप से हो पाएगा। ये किसी किसी एक दो स्टेट में मान जाएंगे और दूसरे स्टेट में एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। सर, एक और खिलाड़ी हैं जिनका चर्चा नहीं हुआ, अरविंद केजरीवाल। वो लगातार इसके पहले कांग्रेस के उनके जो नेता रहे हैं, वो तो कांग्रेस के खिलाफ बोलते आए हैं। लेकिन कल अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ब्लैक डे है, मतलब ये लोकतंत्र पे हनन है, मतलब जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ जो कुछ भी हुआ। तो क्या लगता है कि केजरीवाल और राहुल गांधी में क्या सब कुछ ठीक हो गया है, जिस तरीके से वो बात अभी कर अभी रहे बड़े हैं? मजे अभी अभी बड़े मजे की सिसोदिया बात भी ले रहे हैं। अभी बड़े मजे की बात बताता हूँ।
ये अभी जितनी भी जांच चल रही है, बड़ी जांचें चल रही हैं कुछ, है ना, बिल्कुल। जो देखिए, भारत में हम लोग इतना कहते हैं कि नेता करप्ट है, नेता करप्ट है, जेल में कोई नहीं गया, एक दो लोग ही जेल में गए। एक ठीक से जेल तो लालू यादव गए हैं, कलमाडी और राजा थोड़े थोड़े समय के लिए जेल गए थे, क्योंकि प्रूव नहीं कर पाते, ये लोग चालाकी भी जोर से करते हैं। एक लालू यादव थे तो चालाकी ठीक से नहीं कर पाए और जेल में भी चले गए, तो सब पे केस चल रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी जो लालू प्रसाद यादव पे अभी दबिश हुई, जो उनके पुत्र पे हुई, उस पे तो बोली, लेकिन सिसोदिया पे बोली ये ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो अपोजिशन पार्टी है, यहाँ पे उनको लगता है कि हमारी, क्योंकि जो कांग्रेस की लोकल यूनिट है वो कहती नहीं नहीं नहीं, ये फायदा हो रहा है, हमें को फायदा होगा। तो ये सिसोदिया के जेल जाने को, जैन साहब के जेल जाने को उन्होंने ठीक ठहराया, जो कांग्रेस की लोकल यूनिट है दिल्ली की। लेकिन अब केजरीवाल को लगा कि नहीं, ये तो बड़ा टॉपिक बन गया है, इससे तो विदेश से भी ट्वीट आ रहे हैं, कांग्रेस का इकोसिस्टम तो है ही बड़ा, जो पूरी लेफ्ट लिबरल लॉबी है, ग्लोबल लेफ्ट लिबरल लॉबी, उससे भी ट्वीट करवा दिए। और शशि थरूर ने सारे ट्वीट इकट्ठे करके वो न्यूयॉर्क टाइम्स और इससे गार्जियन और इकट्ठे कर, देखो विदेशों में क्या बात हो रही है। अरे वो तो सब आपके सब गुर्गे हैं, वो तो, उनको तो $5 डालो तो $5 डालो तो वो तो कुछ भी बोल देंगे। तो ये बड़ी मजेदार चीज है जो केजरीवाल ने कहा। केजरीवाल ने कहा ये बड़ा गेम है, इसमें मैं इनके साथ हो जाता हूँ, जबकि ये मनीष सिसोदिया को जेल जाने में ठीक कह रहे हैं, जैन को जेल जाने में, सत्येंद्र जैन को जेल जाने में कांग्रेस ठीक कह रही है, लेकिन केजरीवाल ने ये पैतरा खेला है कि मैं ट्राई मार के देखता हूँ और ग्लोबल लॉबी से जुड़ने की कोशिश करता हूँ। तो ये आपको रोज समीकरण, मतलब ऐसा है कि ना, ये वो ऐसी जिक्सॉ पजल है जो कभी इधर जुड़ेगी, कभी इधर टूटेगी, उधर टूटेगी, इधर जुड़ेगी। तो कौन किसके अगेंस्ट में बोलेगा, हर आदमी इसमें अपना अपना नफा नुकसान दे रहा है। तो केजरीवाल को टॉपिक बड़ा हो गया, तो इसमें मैं इसके साथ आ जाता हूँ, टॉपिक छोटा होगा तो मैं दूर हो जाऊंगा। तो ये देखिए, ये इनकी कोई ऐसी बड़ी कोई ग्रैंड स्ट्रेटेजी नहीं है, केस टू केस देखेंगे किसमें मेरे को पब्लिसिटी मिलेगी, किसमें नहीं मिलेगी, और उस हिसाब से लोग ट्वीट करेंगे, उस हिसाब से बयान देंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब उनको वजूद देना चाहिए, और आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को अच्छे से जानते हैं, तो क्या 2024 में लगता है आपको कि अगर राहुल गांधी अगर मान भी जाते हैं कि ठीक है, आप बड़े और हम छोटे, और सहयोग से लड़ाया जाए, जैसे आजमगढ़ में, और जैसे जहाँ पे अखिलेश यादव के ज्यादा सीटें, वहां पे अखिलेश यादव का समर्थन कर दे कांग्रेस, और रायबरेली और अमेठी में यहाँ पे अगर सपा समर्थन कर दे, तो अगर इस समीकरण से क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जैसे जो योगी के खिलाफ या प्रधानमंत्री मोदी का जो काम है उसके खिलाफ ये लोग कुछ गंभीर काम कर पाएंगे 2024 देखिए में? देखिए अभी 2 दिन पहले ही एक बड़ा सर्वे आया है कि अगर आज लोकसभा के चुनाव हो जाएं तो भाजपा को 67 से 72 सीट तक मिलेंगी, जो उनको 2014 चुनाव में मिली थी। उसके बाद अखिलेश यादव ने सारे कॉम्बिनेशन करके देख लिए, कुछ विधानसभा में, कुछ लोकसभा में। वो कांग्रेस के साथ जाके देख लिया उसने, उसने मायावती के साथ जाके देख लिया, इस बार उसने छोटे दलों के साथ और आरएलडी के साथ जाके देख लिया, कहीं पे भी उसको सक्सेसफुल नहीं मिल पाई। केवल एक पॉसिबिलिटी है, जब ये सारे दल मिल जाए, सारे मतलब सारे, मतलब उसमें मायावती भी है, उसमें रालोद भी है, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें छोटे दल भी हैं, तब एक बार को वो एटलीस्ट एक कंपटीशन फेस बन सकते हैं। लेकिन उसमें भी काउंटर हो सकता है, उसमें कई बार एक जनता देख लेती है कि भाई ये तो एक आदमी के खिलाफ जो सारा काम कर रहा है, मोदी योगी जो हमको इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, उसके खिलाफ गैंग अप हो गए, तो तब भी एक जनता एक तरह अलग तरह का वर्डिक्ट देती है। लेकिन तब एटलीस्ट मैथमेटिक्स से पेपर में लगता है ये लोग स्ट्रांग है, लेकिन वो होने की संभावना आपको मायावती को भी लाना है, आपको छोटे दल को भी लाना है। जो छोटे दल अभी 2022 में लड़े थे साथ में, वही साथ में नहीं है। चाचा ही रोज अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं, शिवपाल चाचा, एक दिन बोलते हैं ठीक है, एक दिन बोलते हैं नहीं है, हमें सारी संभावनाएं खुली हैं। और उनके जो छोटे दल आए थे साथ में, वही अब कुछ कुछ अलग अलग बोलते हैं साथ में। तो इसलिए इन सबको साथ में लेके आना, कांग्रेस का 5-6% वोट है उत्तर प्रदेश में, अगर वो 5-6% वोट ऐड हो जाए तो शायद हाँ, सीट में फायदा हो सकता है, कुछ सीटों में फायदा हो सकता है। लेकिन उसको लाने के लिए जो ईगो आपको अपनी छोड़नी पड़ेगी सबको, और सबको साथ में लाना पड़ेगा। वो पेपर पे अच्छा है मेरे ख्याल से, लेकिन मुझे लगता नहीं वो हो पाए। मायावती शांत है, बिल्कुल कुछ बोल नहीं रही है, क्या रणनीति बना रहे हैं, क्या है उनका स्ट्रेटेजी? देखिए, मायावती को समझ पाना हर समय से सबके लिए बड़ा मुश्किल रहा है, क्योंकि मायावती मीडिया में नहीं आती है, और मीडिया में आती हैं तो केवल वो लिखा हुआ भाषण बनती है। उनके भाव पढ़ना, उनके काम क्या कहना पढ़ना, उनके जो प्रवक्ता होते हैं वो भी बहुत लिमिटेड होते हैं चैनलों पे, एक दो लोग आते हैं, उसमें भी कभी लगता है बसपा समर्थक लिखा होता है, कौन उनका प्रवक्ता है कौन उनका प्रवक्ता नहीं, यही नहीं पता लग पाता है। तो उनकी ऑफिशियल लाइन क्या है, अभी पिछले 3-4 साल से उन्होंने ट्विटर पे लिखना शुरू कर दिया, लेकिन उसमें भी एक नपी तुली भाषा में बड़ा सीधा सीधा सा लिखा होता है, उससे आप कुछ रीड नहीं कर सकते। तो मायावती को रीड करना मुश्किल है। जो मेरा मानना है कि मायावती ने एक लंबी राजनीति जी ली है, और सबको पता है उन्होंने बहुत उल्टे पुल्टे टेढ़े काम करे हैं, तो मेरे ख्याल से वो शांत रहना चाहती है कि अब मैं जितनी राजनीति जी ली है, मैं जितना हाथ पैर मारूंगी उतना फंसूंगी, और उनका वोट बैंक छटक के कभी कुछ सपा में जाता है, कुछ 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 भाजपा को बहुत बड़ा वोट मिलता है उनका। तो मुझे लगता नहीं कि अब वो कभी सक्रिय होंगी, बस वो एक बेसिक एक सक्रियता उनकी रहेगी, वो चुनाव लड़ेंगी जहां पे लड़ेंगी,
लेकिन क्योंकि अगर उनको सक्रियता होनी होती तो सक्रियता हो चुकी होती, वो भाजपा को घेरती। सपा कम से कम सक्रिय ट्विटर पे तो दिखती है, कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो दिखती है। तो उनकी सक्रियता मुझे नहीं लगता अब हो पाएगी। मेरे ख्याल से अब उन्होंने एक तरह से राजनीति से संन्यास ले लिया है और वो जो बचा कुचा अपना जो जो साम्राज्य है उसको बचाने में लगी है। नहीं, कुछ लोगों का ये मानना है कि समर्पण नहीं किया समाजवादी पार्टी, वो संघर्ष कर रही है, वो लड़ रही है, और इसीलिए जो है ईडी और इनकम टैक्स के छापे इन नेताओं के ऊपर पड़ रहे हैं। मायावती सुरक्षित है क्योंकि वो समर्पण कर चुकी है। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो विपक्ष के खिलाफ या फिर जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा उसके यहाँ बुलडोजर चलेगा, ईडी सीबीआई की कार्रवाई होगी, खासकर उत्तर प्रदेश के लिहाज देखिए मुझे तो नहीं याद कि कि अखिलेश यादव पे कोई अभी तक कार्रवाई ऐसी बड़ी हुई है, अगर हुई होगी तो मुझे बताइएगा, उनके लोगों पे हुई है। और ये मेरे ख्याल से एक बड़ा कन्वीनियंट पॉलिटिकल आर्गुमेंट है कि जिस पे भी कार्रवाई हो कह दो भाई मुझ पे तो वेंडेटा की कार्रवाई है। देखिए मनीष सिसोदिया का केस ले लीजिए, बोला वेंडेटा है, ले लीजिए ना बेल। फिर जैन साहब पे वेंडेटा है, मतलब 8 महीने हो गए, मेरे ख्याल से 8 महीने हो चुके हैं, पूरा साल पूरा हो जाएगा, आप कोर्ट से बेल नहीं ले पाए। आप जब कोर्ट से बेल नहीं ना तो कोर्ट को, ठीक है कोर्ट को गाली दीजिए, बोलिए कोर्ट कोर्ट बिका हुआ है, किसी की हिम्मत है तो बोलिए आके कि सेशन कोर्ट बिका हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिका हुआ है, हाई कोर्ट बिका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बिका, बोलिए जाके जितने भी पार्टी हैं उनको बोल के। तो इनको किसी को, ठीक है भाजपा इंक्वायरी करवा देगी, मान लिया ईडी और सीबीआई से इंक्वायरी करवा दी, ठीक, रिमांड में तो वो कोर्ट से ही लेती है, उसके बाद कस्टडी तो कोर्ट से ही लेती है, उसके बाद कन्विक्शन तो कोर्ट से ही आता है। भाजपा ने तो अपने नहीं बता रखे, बल्कि आपको सबको पता होगा मुखर रूप से सुप्रीम कोर्ट और भाजपा सरकार में एक गहमा गहमी चल रही है, चाहे वो जजों के अपॉइंटमेंट को लेके हो, चाहे वो कुछ वर्डिक्ट्स को लेके, उन पे ज्यादा गहमे गहमी है। तो जो मेरे ख्याल से अगर जजों की लॉबी भी होगी वो तो भाजपा के अगेंस्ट में होगी, अगर पूरी जितनी लीगल फैटर्निटी उसकी लॉबी जो होगी, क्योंकि भाजपा क्या कह रही है कि जो बेसिक प्रिंसिपल है कि जजेस अपॉइंट जजेस, उसके अगेंस्ट में है वो कि भाई जजेस अपॉइंट जजेस नहीं होना चाहिए, उसे अपॉइंट करने के लिए एक बड़ा पैनल होना चाहिए जो पूरे 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 दुनिया में होता है। तो भाजपा तो कैसे सेट करेगी ऐसे जब वो लॉगर हेड्स में है, सुप्रीम कोर्ट है पूरी लीगल फैटर्निटी से। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा कन्वीनियंट आर्गुमेंट है, कोर्ट से सबको सजाएं मिलती है और इसमें भाजपा का नाम चिपका देती है, क्योंकि जनता को लीगल प्रक्रिया कई बार समझ में नहीं आती है, तो उसे लगता है हाँ भाजपा ने किया होगा, भाजपा ने किया होगा। जैसे आपने कहा राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पे कोर्ट से कन्विक्शन है, पार्लियामेंट ने उनको रूल यूज करके कि 2 साल के कन्विक्शन के बाद आपको पार्लियामेंट की सजा छोड़नी पड़ती है, उस रूल से है। अगर आप उस कन्विक्शन पे स्टे ले आते हैं तो आपकी बहाली हो जाएगी, तो उनके पास अभी भी ऑप्शन है, लेकिन उस ऑप्शन को यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे तो सबसे बड़ा अजर जिसमें अभी भी, मैं उस बात पे वापस आऊंगा, राहुल गांधी अपनी लीगल रेमेडी को यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? इस बात को 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक तो फाइल हो जाना चाहिए थी रेमेडी। आदमी एकदम से फाइल करेगा ना रेमेडी, मुझे जाऊंगा, डेट मिलेगी, हियरिंग होगी, उसी महीने में कन्विक्शन हो जाना चाहिए। मैं तो एक पल वेस्ट नहीं करूंगा, अगर मैं उनको एडवाइस करूंगा तो वो वेस्ट क्यों कर रहे हैं? तो ये ड्रामा करने का टाइम कैसे मिलेगा? फिर तो क्या कहा जा रहा है कि जी जी कहा अभी जा रहा है कि वायनाड से जो जी वायनाड से जो सीट खाली हुई है वहां पे प्रियंका गांधी को कांग्रेस उतार सकती है। तो क्या आपको लगता है कि 24 में जो अमेठी और रायबरेली जैसे जो कांग्रेस के लिए बड़ी सीटें थी, पुरानी सीटें थी, पहले से ही चलता आ रहा है, कोई ना कोई कांग्रेस परिवार का यहाँ रहा ही है, अब तो अमेठी जा चुका है, रायबरेली भी अभी बची है, तो क्या लगता है कि राहुल गांधी अगर वहां से मान लीजिए अगर प्रियंका गांधी जीत भी जाती है, राहुल गांधी 2024 में क्या रायबरेली या अमेठी से कहीं से लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश से लड़ेगी? देखिए ये जो कन्विक्शन वाला लॉ होता है इसमें वो कई साल चुनाव भी नहीं लड़ सकते, मेरे ख्याल से 8 साल की अवधि है, तो राहुल गांधी तो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे अगर अगर ये पूरा स्टे रहता है, इनका कन्विक्शन स्टे नहीं हो पाता है और इसी पर पार्टी से वो इन पे क्लेम होता है, तो जो जो प्रणाली है अगर वो अपना कन्विक्शन स्टे करा ले जाते हैं तो अलग बात है, तो इस केस में भी चुनाव लड़ पाएंगे। मुझे नहीं लगता राहुल गांधी अब वापस आएंगे, क्योंकि उनको उत्तर प्रदेश ने नकार दिया है। उन्होंने, आपको पता होगा सत्यम, वायनाड की कई रैलियों में उत्तर प्रदेश के अगेंस्ट में बोला है कि उत्तर प्रदेश के लोग तो मुझे समझ नहीं बिल्कुल। आए, वो तो जातिवादी लोग हैं, आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, वायनाड के लोग जो मुझे चुन के ले आए, उत्तर प्रदेश के लोग तो समझ ही नहीं पाए मेरी बात, इसलिए और समझेंगे नॉर्थ क्या? ईस्ट के लोग। हाँ नॉर्थ के लोग तो वो समझ ही नहीं पाए, तो ऐसे व्यक्ति को कौन चुनेगा? और जो इतनी, तो अब आप खुद सोचिए उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा की जो पिकनिक थी, वो मतलब छोटे छोटे स्टेट में 10-10 दिन रही, 12-12 दिन, उत्तर प्रदेश में 1.5 दिन, मतलब उत्तर प्रदेश में आप, वो भी वो वेस्ट यूपी में होता हुआ निकल गए बस। तो आप, आपका उत्तर प्रदेश में फोकस ही नहीं है, तो मुझे लगता है वो उत्तर प्रदेश लौटेंगे। पहले तो वो चुनाव लड़ने के काबिल हो अपने आप, कोर्ट में जाए, सत्याग्रह का ड्रामा छोड़े, पहले सीखें सत्याग्रह क्या होता है, पढ़े महात्मा गांधी को, पढ़े सत्याग्रह, सीखें क्या होता है, सत्याग्रह किस विषय में किया जा सकता है, अपनी चोरी छुपाने के लिए सत्याग्रह नहीं होता है, तो सत्याग्रह सीखें, और सत्याग्रह सीखने से पहले पहले अपनी सदस्यता बचाएं और चुनाव लड़ने के काबिल रखें अपने आप को 24 में। नहीं तो ये जो आपने बोला नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, टीआरएस बीआरएस, ये सब ताक में लगे हैं, वो किसी दिन बंदर बाट में आपकी रोटी लेके भागेंगे। तो यही मेरा मानना है।
अच्छा सर, जिस तरीके से राहुल गांधी की अभी बयानबाजी आई कि वो विदेश जाते हैं जब, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसमें भारतवासियों को लगता है कि ये एक पार्टी की नहीं बल्कि देश का मुखालफत कर रहे हैं। तो ऐसे इस इन सभी टॉपिक पे क्या कहेंगे कि क्या राहुल गांधी को जाके विदेश में इसे ऐसा ये सारी चीजें बोलनी चाहिए कि यहाँ पे लोकतंत्र खत्म है, इस तरीके की चीजें नहीं है इंडिया में, जो पीएम है वो ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, आपको क्या लगता देखिए, राहुल गांधी जैसे मैंने कहा कि जो प्लेटफॉर्म है उसको नहीं यूज करते हैं। वो संसद में उनकी अटेंडेंस 50% है। उनके और दोस्तों की भी ऐसी है। अखिलेश यादव जब तक संसद में, तो उनकी 33% अटेंडेंस थी। अभी थोड़े महीने तक पहले तो संसद में थे। तो उनके सारे मित्र हैं, ये राजा मित्र हैं, इनके पिताजी सब बड़े बड़े पदों पर रहे हैं कि अब हमें हमें क्यों संसद में आना है? बस चुन के आ गए। वो ममता बनर्जी के क्या भतीजे हैं क्या है, उनकी तो 14-15% अटेंडेंस है। है? जी जी। अभिषेक बनर्जी की 14-15% अटेंडेंस। ये लोग फ्लाइट लेके, उनको फ्लाइट का खर्चा भी मिलता है। सांसद होने में उनको 14 बार 15 बार फ्लाइट का खर्चा मिलता है साल का। उससे फ्लाइट से उड़ के, इनके बंगले हैं सबके यहाँ पे जो सरकार ने दे रखे हैं, उसमें ये नहीं करते हैं। तो ये उस पार्लियामेंट फोरम का यूज नहीं करते। इनको तो प्रेस करूंगा तो ज्यादा होगी, पार्लियामेंट में मुझे बोलना ही नहीं आता है, काउंटर कर देगा तो क्या होगा। फिर ये विदेश जाते हैं, है ना। वो एक सैम पिट्रोडा है, उनकी थोड़ी विदेशों में लॉबिंग करते हैं। वो इनको बड़ी बड़ी जगह बैठा देते हैं। कैम्ब्रिज वाली उसमें सामने बैठो, 100 लोग नहीं बैठे थे। नरेंद्र मोदी जाते हैं तो पूरा देश इकट्ठा हो जाता है। उसका जितने भारतीय हैं वो उड़ उड़ के आके उस शहर में आ जाते हैं, न्यूयॉर्क में जाए चाहे टेक्सास में जाए। ठीक है, वो 100-150 लोगों को बोल देते हैं। और वहां पे देखिए, वो नरेंद्र मोदी की बुराई कर सकते हैं, ना करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि वो बिल्कुल। अपने अपने बारे में बताएं, अपने देश के बारे में बताएं। नरेंद्र मोदी की बुराई करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो करते करते देश की बुराई करने लगते हैं, और उसमें वो झूठ भी बोलने लगते हैं। उन्होंने बोला मेरे फोन में पेगासस इंस्टॉल्ड है, मेरा फोन तो टैप हो रखा था। अब मैं वापस आता हूं, जब कोर्ट ने मांगा उनसे, जब जो इंक्वायरी कमेटी ने मांगा उनसे मोबाइल दोगे, मैं नहीं मोबाइल दूंगा अपना। अरे भाई, आपने कहा कि मेरे मोबाइल में पेगासस इंस्टॉल्ड है, मेरा मोबाइल स्नूप हो रहा है, मेरा मोबाइल का डेटा लीक हो रहा है, कोई उसे चेक कर रहा है। लेकिन जब जांच कमेटी, वो जांच कमेटी में जो जितने भी मोबाइल जमा हुए, जिन लोगों ने कहा, उसमें से कुछ भी निकला। एक में स्पैमवेयर निकला, वो लोकल, जो किसी के भी मोबाइल में आ जाता है कोई वेबसाइट खोलने से। तो तो ये झूठ की राजनीति, जो जिसपे वो इंडिया में माफी मांग चुके हैं। उनको लगता है कि मैं एक ऑडियंस पे, क्योंकि मुझे ऑडियंस तो मिलेगी, इतना तो मेरा कद है अभी तक, इतना तो कांग्रेस पार्टी का इकोसिस्टम है कि मुझे, तो मैं झूठ बोलता रहूं, कीचड़ फेंकता रहूं, कुछ तो चिपकेगा। तो ये मेरे ख्याल से उनकी छोटी सी ट्रिक हो सकती है। बोले अगर ये उनकी स्ट्रेटेजी बन जाए, तो मेरे ख्याल से ये एक टीवी में रहने के लिए, लाइमलाइट लेने के लिए हो सकती है, कोई चुनाव जीतने के लिए नहीं हो सकती। कि मैं देश की, कि मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके बोल दूं कि इंडियन डेमोक्रेसी इज अंडर अटैक। इससे क्या क्या हो जाएगा? क्योंकि उनको दिख रहा है कि भारत का सबसे सबसे सुदृढ़, सबसे साफ सुथरा चुनाव होता है। आज भी बड़े बड़े देशों में चुनाव क्वेश्चनेबल हैं। अभी ब्राजील का चुनाव हुआ, आज तक 8 महीने हो चुके, सेटल नहीं हुआ ठीक से। वो हमारे यहाँ बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, ईवीएम से इलेक्शन होता है। अब तो पेपर ट्रेल है, और पेपर ट्रेल में मतलब बिल्कुल 0.0001% की एरर भी नहीं आती है। कांग्रेस भी जीतती है, आम आदमी पार्टी भी जीतती है, सपा भी जीतती है सीटें, सब जीत रहे हैं सीटें, जिसका जिसका स्टेट है। तो वो जाके कहना कि भारत की डेमोक्रेसी स्टिफल्ड है, नरेंद्र मोदी को पूरे विश्व की जो लीडर्स, उसमें रेटिंग नंबर 1 है, बाय फार वो नंबर 1 है। उसके बाद आप जाके, तो आपकी बात मानेगा नहीं कोई। देखिए, देखिए, कई बार आपको झूठ भी बोलना है, तो आपकी बात बिल्कुल। क्यों सुनेगा कोई? आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? आप अपनी पार्लियामेंट में बैठ ही नहीं रहे, आप विदेशों में घूम रहे हैं जा जाके। तो इसलिए उनकी उनकी वॉइस क्रेडिबल बची नहीं है। तो वो विदेशों में जाके बोलेंगे, उससे भारतीय को, उनके मतलब देखिए, उनकी राजनीति तो लंदन में नहीं है ना, उनकी राजनीति तो इटली में नहीं है ना। भारतीय क्या सोचेगा? एक भारतीय, चाहे वो नरेंद्र मोदी सपोर्टर है नहीं है, उसे लगेगा ठीक है, आप घर पे आके चिल्ला चिल्ली करें, आप पार्लियामेंट में जाके बोले, लेकिन आप विदेश में जाके मेरे देश के बारे में ऐसा ना बोले। क्योंकि विदेश की जब खबरों में छपेगा, तो वो देश की हानि होगी, उसमें नरेंद्र मोदी की हानि नहीं होगी। मेरा तो यही। विदेश के जब खबरों में छपता है वहां की कटिंग, जैसे आप बता रहे थे अभी, शशि थरूर वो बड़े बड़े अखबारों की कटिंग डालते हैं, कहते हैं कि देखिए राहुल गांधी की कितनी चर्चा हो रही है। राहुल गांधी एक तेजस्वी नेता है, वो उनके भाषणों की लगातार चर्चा होती है, लेकिन उन्हें इंडिया में बहुत हल्के में लिया जाता है। तो क्या लगता है कि कई बार कांग्रेसी नेता ऐसा प्रस्तुत करने की भी कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी एक ऐसे इंटेलेक्चुअल है जहां पे विदेशों में इनकी ज्यादा डिमांड है, इंडिया को लोग इन्हें समझ नहीं पाते। जैसा आपने उदाहरण दिया कि वो जाके कहते हैं कि नॉर्थ वाले लोग तो जातिवादी, वो समझ नहीं पाते, वायनाड वाले यू आर अ गुड पर्सन। क्या लगता है? देखिए, मेरे ख्याल से हाँ, जो उनके आसपास लोग हैं, वो मतलब वो क्या चाह रहे हैं, राहुल गांधी को क्या बनाने, एक मोटिवेशनल स्पीकर बनाना चाहते हैं क्या वो विश्व भर में? या उनको एक चुनावी व्यक्ति बनाना चाहते हैं? तो विदेशों में जाके मान लिया आपकी ब्रांड बन भी गई, लेकिन आपकी वो भी तो ब्रांड नहीं बनी है। कैम्ब्रिज में आपके सामने 100-150 लोग बैठे। तो जहां पे आप पढ़ के आए हैं, जो आपका एल्मा मैटर है, उसकी डिग्री भी वैसे उनकी विवादित है, वो होगी, चलो मैं मानता हूं। लेकिन वहां पे भी आप 100 लोग इकट्ठे कर पाए। नरेंद्र मोदी जाते हैं उसी देश में, तो पूरा देश इकट्ठा हो जाता है, सारे भारतीय इकट्ठे हो जाते हैं।
कई कई हजार लोग इकट्ठे हो जाते हैं, छोटे छोटे देश में हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, नरेंद्र मोदी जाते हैं, तो आप तो विदेश में भी अपनी ब्रांड नहीं बना पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये आसपास के लोग बस राहुल गांधी को खुश करने के लिए उनके लिए कार्यक्रम कर रहे हैं कि राहुल गांधी खुश रहे। राहुल गांधी खुश रहेंगे तो हम मेंटेन रहेंगे उनकी लाइन में, उनकी जो कांग्रेस की जो भी छोटी सी एनजीओ जैसी बची है, कांग्रेस एक एनजीओ जैसी बनती जा रही है तो उसमें खुश रहेंगे। तो उनके मेरे ख्याल से उनके एडवाइजर उनको ही गिराने में लगे, उनको उकसा उकसा के उनके मुंह से गलत गलत स्टेटमेंट दिलवा देते हैं, या वो खुद ही मानते हैं। अब ये पता कर पाना तो जो कांग्रेस डिबेट का जर्नलिस्ट होगा वही बता पाएगा कि कांग्रेस की उनकी खुद की उत्पत्ति है या कोई उनको गलत एडवाइस कर रहा है। तो सभी दर्शकों का नमस्कार। और सर आपका भी चैनल पे आपने जुड़ा और बहुत ही बेहतरीनी से लोगों को समझाया कि दरअसल मुद्दा क्या, क्योंकि अभी भी लोग दिग्भ्रमित हैं कि भाजपा कर रही है कि कौन कर रही है। तो सभी दर्शकों का सादर भरा सभी को नमस्कार। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर, धन्यवाद।